डियर स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने बेटा कर लिया था। ठीक है, रिजिड यानी कि मॉडल्स ऑफ रिजिडिटी तक हमने कर लिया था बेटा, यानी मॉडल्स, बल्क मॉडल्स, मॉडल्स ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, उनके बेस पे आपको रिलेट कैसे बनेगा, क्या रिलेशन होगा, वो चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक, आज हम लोग को स्टार्ट करना था बेटा। यहाँ पे एक पॉइंट हमने कल बोला था, पॉइसन से रेशियो। एकदम बोला था आपका पॉइसन से रेशियो। तो पॉइसन से रेशियो पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद है मॉडल्स, बल्क मॉडल्स और मॉडल्स ऑफ रिजिडिटी के बीच में जो रिलेशन हमारे बनते हैं उसको डिस्कस किया जाएगा। और फिर आपका इसमें कॉन्सेप्ट बचा है स्ट्रेचिंग ऑफ वायर। स्ट्रेचिंग ऑफ वायर, वायर को अगर आप स्ट्रेच करते हैं तो क्या सिचुएशन बनता है, वो पॉइंट हमारा बचा हुआ है। इतनी चीज़ें हमें आपको डिस्कस करनी है बेटा। तो पहले हम लोग लिखेंगे बेटा मॉडल क्या, पॉइसन से रेशियो क्या होता है। पॉइसन रेशियो क्या माता बेटा, पॉइसन रेशियो। ठीक, तो देखो पॉइसन रेशियो क्या होता है। जैसे हम लोगों ने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पढ़ा था। ठीक है, और एक टर्म बोला गया था लेटरल स्ट्रेन। तो यहाँ पे जो हम लोग दिखाते हैं बेटा, ठीक है, जब हम लोग दिखाते हैं पॉइसन रेशियो की जब बात हम लोग किया जाता है तो बोला जाता है बेटा लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के रेशियो को पॉइसन रेशियो कहते हैं। इट इज द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब बात आता है बेटा लॉन्गिट्यूडनल तो हमने पढ़ा था, लेकिन लेटरल स्ट्रेन क्या होता है उसको भी आप देख लीजिए। देखिए प्रैक्टिकली कोई भी अगर वायर है, कोई भी मान लो वायर है, रॉड है, किसी चीज़ को बेटा अगर आप इसको इलांगेट करेंगे ना, लेंथ को खींच के बढ़ाएंगे। जब इसकी लेंथ को आप खींच के बढ़ाएंगे, दो चीज़ें होती हैं। एक होता है क्या बेटा, हम ऐड करके इंक्रीज करना, ऐड नहीं किया जाता है यहाँ पे। यहाँ पे फोर्स अप्लाई करके इसको स्ट्रेच करते हैं। जब खींच के बढ़ाओगे ना, तो लेंथ में अगर इलांगेशन होता है बेटा, तो इसका जो रेडियस यानी डायमीटर होगा, डायमीटर आपका डिक्रीज करेगा। डायमीटर में क्या आएगा आपका, डिक्रीजमेंट आएगा। रियल सी बात है, कोई चीज़ अगर है आप खींच के उसको बढ़ाओगे तो अगर उसकी लंबाई बढ़ रही है तो चौड़ाई यानी मोटाई में जो होगा वो डिक्रीजमेंट आएगा। तो जब हम लोग क्या लेंथ में चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ के रेशियो को कहते थे लॉन्गिट्यूडनल क्या स्ट्रेन। ऐसे ही बेटा देखिए चेंज इन रेडियस अपॉन ओरिजिनल रेडियस, जो रेडियस में चेंजेस आ रही है, डिक्रीजमेंट आ रही है, तो चेंज इन रेडियस अपॉन ओरिजिनल रेडियस होगा, उनके रेशियो को हम लोग कह लेते हैं बेटा लेटरल स्ट्रेन। क्या कहेंगे उसे हम, लेटरल स्ट्रेन कह लेते हैं बेटा। ठीक, तो यहाँ पे होता है पॉइसन रेशियो में, लाइक अगर बेटा ये रॉड है सपोज दैट, ये हमारा रॉड है। ठीक, ये मान लो हमने रेडियस के टर्म में यहाँ पे ले रहे हैं, रेडियस की वैल्यू आर है, लेंथ आपका इसका ओरिजिनल एल है। लेंथ की वैल्यू एल है, रेडियस की वैल्यू आपने कितनी लिया है बेटा, आर रेडियस का आपका ये है। ओरिजिनल रेडियस आपका इसका आर दिया गया है, बोला गया है। इसको आपने स्ट्रेस किया, इसको आपने स्ट्रेस किया यानी इसकी लेंथ में इलांगेशन किया। तो जब लेंथ में इलांगेशन करेंगे तो देखो सिचुएशन क्या बन रहा है आपका। अगर बेटा लेंथ की वैल्यू बढ़ेगी, अगर यहाँ पे लेंथ की वैल्यू हमारी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, तो अगर इसमें हम लेंथ में इलांगेशन करते हैं, मान लो ये डेल्टा एल का आपने इलांगेशन कर दिया। ठीक है, ओरिजिनल लेंथ आपका एल था, रेडियस जो होगा, अब जो रेडियस आएगा बेटा, इसकी पहले रेडियस की वैल्यू थी आर, अब आर माइनस डेल्टा आर। सपोज दैट जब लेंथ में इंक्रीजमेंट एल का डेल्टा एल का हुआ तो उसके रेडियस में डिक्रीजमेंट जो है बेटा वो डेल्टा आर का हुआ। तो प्रेजेंट टाइम में रेडियस जो बचेगा आर, ठीक है, और माइनस क्या डेल्टा आर। अगर डी के टर्म में लेंगे, अगर बेटा इसको डी एल ले लिया जाता है तो इसे हम डी आर कह लेंगे। डी के टर्म में ले लो, डिफरेंशियल टर्म में बेटा स्मॉल इंक्रीजमेंट करते हैं इसका तो स्मॉल डिक्रीजमेंट वहाँ पे हो रहा है, डी आर हो रहा है। अब अगर आप लिखेंगे बेटा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, यहाँ पे लिखेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो पर्सन से रेशियो होता है, इट इज द रेशियो ऑफ क्या, लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, इट इज रेशियो ऑफ lateral strain to the longitudinal strain।
लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का जो रेशियो होता है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का जो रेशियो होता है बेटा, उसी को हम लोग कह देते हैं पॉइसंस रेशियो। ठीक, अब यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू लिखेंगे तो सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा बेटा, सिग्मा से रिप्रेजेंट कर लेते हैं बेटा, तो ये हो गया लेटरल स्ट्रेन अपान लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन अपान लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का जो रेशियो हो गया उसी को कहा गया आपका पॉइसंस रेशियो बेटा, उसी को नाम क्या दिया गया, पॉइसंस रेशियो कहा गया। तो लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज नोन एज पॉइसंस रेशियो हो गया। अब कंडीशन क्या बन रहा है, देखो जब लेटरल स्ट्रेन आप लिखोगे ना तो यहाँ पे आपका चेंज कितने का, डी आर का है। देखो लेंथ में जो है बेटा इंक्रीजमेंट हो रहा है और एरिया में डिक्रीजमेंट हो रहा है, क्या एरिया कह लो, एरिया में डिक्रीजमेंट, दैट इज रेडियस में डिक्रीजमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे जब वैल्यू रखेंगे ना, सिग्मा की वैल्यू जब लिखेंगे लेटरल स्ट्रेन तो माइनस डी आर अपान आर ले लीजिएगा, और लेंथ में डी एल अपान आपका एल हो गया, क्योंकि वहाँ पे इंक्रीजमेंट को पॉजिटिव लेते हैं बेटा, वहाँ पे डिक्रीजमेंट को हम लोग निगेटिव ले रहे हैं। तो इस पे जब दिखाएंगे ये वैल्यू आएगा माइनस डी आर अपान आर अपान डी एल अपान एल, डी एल बाई क्या हो गया बेटा, एल के बराबर हो गया। थोड़ा सा अगर हम रीसेट करते हैं, ऊपर शिफ्ट करते हैं बेटा, तो ये वैल्यू आएगी हमारी, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, माइनस एल बाई आर इंटू ये फैक्टर ऊपर हो गया डी आर बाई डी एल को आपने नीचे ले लिया। तो इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं बेटा, एक रिलेशन ऐसे बना लीजिए, ये हो गया आर करके आपने ऐसे लिख लिया, इस तरह से एल बाई आर माई इंटू डी आर अपॉन डी एल। ठीक, तो ये चीज़ आपकी होती है, यहाँ से हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं, क्या होगा, इसी को कहते हैं बेटा पॉइसंस रेशियो, दिस इज नोन एज पॉइसंस रेशियो। देखो जब इसकी हम लोग थ्योरेटिकल बात करते हैं, जब हम लोग थ्योरेटिकल बात करते हैं पॉइसंस रेशियो का, तो वैल्यू आता है बेटा -1 से लेके 0.5 के बीच में। ठीक, तो अगर लिखते हैं थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ पॉइसंस रेशियो जो मिलता है सिग्मा का, थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ पॉइसंस रेशियो, तो सिग्मा की जो वैल्यू होती है बेटा -1 से बड़ा होता है और 0.5 से छोटा होता है, ये थ्योरेटिकल वैल्यू होता है, दिस इज द थ्योरेटिकल वैल्यू। थ्योरेटिकली अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो पॉइसंस रेशियो की वैल्यू -1 से लेके 0.5 के बीच में बिलोंग करता है बेटा। ठीक, बट प्रैक्टिकली जब देखा जाता है, जब प्रैक्टिकली देखा जाता है तो कभी निगेटिव में नहीं आता है बेटा, प्रैक्टिकली देखा जाता है तो वैल्यू हमारी निगेटिव में नहीं आती है, तो वैल्यू हम लोग 0 से लेके 0.5 के बीच में, ठीक है, प्रैक्टिकल वैल्यू आप पॉइसंस रेशियो का लिखते हैं तो उसके इसमें 0 से लेके 0.5 के बीच में लिखते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ पॉइसंस रेशियो, प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ पॉइसंस रेशियो ये होगा 0 to 0.5, 0 से लेके 0.5 के बीच में लाई करता है। इसकी जो वैल्यू होती है बेटा वो 0 से लेके 0.5 पे क्या होती है, बीच में लाई करती है, तो इसके बेस पे आप यहाँ से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसके बेस पे आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, क्या होगा कैसे होगा वहाँ से हम दिखा देते हैं बेटा। तो जो थ्योरेटिकल वैल्यू हो गया वो 0 से लेके 0.5 के, सॉरी प्रैक्टिकल वैल्यू जो हो गया 0 से 0.5 के बीच में, थ्योरेटिकल वैल्यू हम -1 से लेके 0.5 के बीच में। तो एक क्वेश्चन इस पर भी बन सकता है बेटा। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट हमारा बनता है, अब समझ गया ना क्या होता है आपका बेटा पॉइसंस रेशियो। तो पॉइसंस रेशियो आपका हो गया क्या, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का जो रेशियो हो गया उसी को हम लोग टर्म दिए पॉइसंस रेशियो कह लिया बेटा, उसी को नाम देते हैं क्या, पॉइसंस रेशियो कह देते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आपका बनता है इसमें, ठीक है, ये तो हो गया पॉइसंस रेशियो का। अगला होता है रिलेशन जो बनता है आपका, रिलेशन आप बनता है यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड पॉइसंस रेशियो, इनके बीच में कुछ हमारे रिलेशन से डिस्क्राइब किए जाते हैं। ठीक है, एक आध बार रिलेशन ही आपको पूछा गया है बेटा, थोड़ा सा आपको लर्न करना पड़ेगा रिलेशंस को। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं बेटा रिलेशन बिटवीन यंग मॉडुलस को वाई या सिग्मा क्या गामा से दिखा दिया था, बल्क मॉडुलस को के या कहीं कहीं आपको बीटा मिल जाएगा बेटा। ठीक है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को ईटा से दिखाया था, और जो हमारा हो गया यहाँ पॉइसंस रेशियो को सिग्मा से दिखा दिया। तो लिखते हैं बेटा रिलेशन बिटवीन, ये समझ गए हैं, फिर से एक बार देख लीजिए बेटा,
बोला गया था पॉइसन रेशियो होता है, इट इज द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। फार्मूला हुआ लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट किया यहाँ से, देखो डायग्राम से। तो चूंकि हमारा क्या हो रहा है, रेडियस की वैल्यू डिक्रीज कर रही है और लेंथ की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, तो लेटरल स्ट्रेन हुआ माइनस डी आर, चेंज इन क्या रेडियस अपान ओरिजिनल रेडियस माइनस डी आर अपान आर, और ये हो गया डी एल अपान एल। सिग्मा की वैल्यू होगी माइनस एल बाई आर इंटू डी आर अपान डी एल के क्या हो गया आपका बराबर हो गया। अब देखो थियोरेटिकल वैल्यू आप पॉइसन रेशियो हो गया -1 से लेके 0.5 के बीच में लाई करता है। प्रैक्टिकल वैल्यू पॉइसन रेशियो का हो गया क्या 0 से लेके 0.5 के बीच में लाई कर रहा है। तो इसके बेस में हम दिखा देते हैं क्या होगा कैसे होगा, वहां से आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है बेटा। उसके बेस पे आपका वहां से रिप्रेजेंटेशन हो जाता है पॉइसन रेशियो क्या होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रिलेशन बिटवीन यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड पॉइसन रेशियो। ठीक, तो देखिए इरेज कर रहे हैं बेटा आप। रिलेशंस बिटवीन यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस को बीटा और के दोनों से दिखाते हैं, शियर मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड क्या पॉइसन रेशियो के बीच में आप जब रिलेशन दिखाते हैं तो बेटा अलग अलग जो कंडीशन हमारी है, ठीक है, इनको जब क्या करते हैं रिलेट करते हैं। फिलहाल वैसे तो डिस्क्राइब करना हो तो बहुत लंबा बनता है, हम लोग यहाँ डिस्क्राइब नहीं करेंगे, सीधे बेटा रिलेशन लिखेंगे। आपको रिलेशन पे ही जब भी बनता है तो पूछा जाता है। तो पहला रिलेशन होता है यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और पॉइसन रेशियो के बीच में। पहला हम लोग रिलेशन लेते हैं बेटा बल्क मॉडुलस, यंग मॉडुलस और आपका हो गया पॉइसन रेशियो के बीच में। तो रिलेशन जो बनता है वो बनता है हमारा वाई या आप गामा जिससे भी पोजिट करते हैं, वाई इक्वल टू आ जाता है बेटा 3k1 - 2 इंटू सिग्मा। वाई की जो वैल्यू आती है, या अगर आपने उसे गामा पढ़ा है तो गामा बोलिएगा, ठीक है। वाई इक्वल टू होता है 3k1 - 2 सिग्मा, 3 इंटू के ब्रैकेट में 1 - 2 इंटू सिग्मा। एक रिलेशन हमारा ये हो गया बेटा, पहला रिलेशन है देखो यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और पॉइसन रेशियो के बीच में, ठीक। दूसरा होता है बेटा यंग मॉडुलस ले लीजिए, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ले लीजिए, और आपका पॉइसन रेशियो के टर्म में जब लेते हैं तो दूसरा रिलेशन हमारा सेकंड बनता है यंग मॉडुलस की जो वैल्यू होती है, यहाँ पे लिखा था 3k, यहाँ पे लिखा था हम लोगों ने 3k1 - 2 सिग्मा, यहाँ पे आता है बेटा 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा, 2 ईटा ब्रैकेट में 1 प्लस सिग्मा। यहाँ 1 - 2 सिग्मा था, यहाँ बेटा 1 प्लस क्या है आपका सिग्मा है। यंग मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और किसके बीच में पॉइसन रेशियो के बीच में करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसी रिलेशंस को फिर रीसेट करते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के बीच में अगर रिलेशन लिखते हैं तो अगला रिलेशन बनता है, अगर हम लोग यहाँ से क्या करते हैं यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी में करते हैं तो आता है बेटा y इक्वल टू, तीसरा रिलेशन हम लोग लिखेंगे यंग मॉडुलस की वैल्यू, यंग मॉडुलस की जो वैल्यू आपकी आती है, थर्ड रिलेशन हमारा बनता है 9k इंटू ईटा अपान 3k प्लस ईटा, 9k इंटू ईटा बाई, ठीक है, बाई 3k प्लस ईटा, 3k प्लस ईटा। ये अगला रिलेशन बनता है। नेक्स्ट रिलेशन हम लोग बनाएंगे, अगला जब बनाते हैं बेटा, ठीक है, इसको अगर किसमें पॉइसन रेशियो के टर्म में लिखते हैं, ये पॉइसन रेशियो के टर्म में बेटा लिखते हैं इसी को, तो लिखते हैं सिग्मा की जो वैल्यू आती है, ठीक है, पॉइसन रेशियो सिग्मा की वैल्यू 3k - 2 ईटा अपान 6k प्लस 2 ईटा। तो अगला रिलेशन बनता है सिग्मा पॉइसन रेशियो जो आपका है, इसकी वैल्यू है 3k - 2 ईटा अपान 6k प्लस 2 ईटा, ठीक है, 3k - 2 ईटा अपान 6k प्लस, ठीक है, ऊपर माइनस है नीचे प्लस है बेटा 2 ईटा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा ऊपर 2 ईटा नीचे 2 ईटा कैंसिल मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस में है, यहाँ पे हमारा प्लस में है। जब मल्टीप्लिकेशन में होता है तब चीजें कैंसिल होती हैं, जब मल्टीप्लिकेशन में होती हैं तब चीजें हमारी क्या होती है कैंसिल होती है, तो यहाँ कुछ कैंसिल होने वाला नहीं है।
तो ये तो केस आपका हो गया, क्या होगा कैसे होगा वहां से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक, तो ये डिफरेंट हमारे रिलेशंस होते हैं बेटा, थोड़ा सा इन रिलेशंस को आप ध्यान रखिएगा किसके बीच में क्या है। यहाँ पे वेर, हम यहाँ लिख देते हैं कौन क्या है, वेर वाई, ये एंग मॉडुलस है, वाई ओ यू एन यंग्स मॉडुलस, इसे यंग मॉडुलस कहते हैं बेटा। के से मिलेगा या कहीं आपको बीटा से मिलेगा तो भी वैल्यू वही है बेटा। के को जो कहते हैं हम लोग को बल्क मॉडुलस कहते हैं, बल्क मॉडुलस। ठीक, और जो हमारा ईटा है इसे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी नाम देते हैं बेटा। ईटा को बोलते क्या है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आप बोल लेते हो, दिस इज नोन एज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हो गई। ठीक, फिर आपका बचा कौन, सिग्मा, इसे कहते हैं बेटा पॉइसंस रेशियो, पॉइसंस, दिस इज नोन एज पॉइसंस रेशियो। तो ये डिफरेंट हमारे बेटा रिलेशंस होते हैं, कैसे एक दूसरे को इंटररिलेट करते हैं, डिफरेंट हमारे जो क्या है मॉडुलस ऑफ क्या है इलास्टिसिटी है उनके बीच में कैसे रिलेट करते हैं, यहाँ से आप दिखा देते हैं बेटा। ठीक है, इतना थोड़ी सी चीजें आप याद रखिएगा, इसके बेस पे आपका यहाँ से रिलेशन आपका हो जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग अगला कंडीशन। तो ये तो हो गया हमारे डिफरेंट मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटीज और उनके बीच में इंटर रिलेशन भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया बेटा। एक चीज हमने आपको बोला था कि यहाँ पर भी एक पॉइंट आपका बचा हुआ था, ठीक है, कि जो आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है वो क्या होता है कैसे होता है थोड़ा सा हम सीख लेंगे। ठीक है, तो और उसके बाद ये यूनिट हमारी कंप्लीट हो जाएगी। इस यूनिट में आपका जो बचा है मेनली हमारा जो पढ़ना है स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व हमें पढ़ना बेटा। ठीक है, देखो कोई भी चीज अगर आप फोर्स अप्लाई करते किसी वायर पे, ठीक है, किसी वायर पे जब बेटा फोर्स हम लोग अप्लाई करते हैं ना, तो जब फोर्स आप अप्लाई करोगे क्या करेंगे हम लोग, फोर्स जब अप्लाई करेंगे तो उनके बीच में क्या आएगा, जब रिलेट करते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि फोर्स अप्लाई करने पे उसके इलांगेशन होगा यानी स्ट्रेन डेवलप होगा। तो हम जब स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तब वहां पे स्ट्रेन का डेवलपमेंट हो रहा है, यानी स्ट्रेन तब डेवलप हो रहा है जब आप क्या फोर्स अप्लाई कर रहे हो, यानी स्ट्रेस उस पर डेवलप किया जा रहा है। तो उस केस में कैसे चेंजेस आती हैं, क्या हमेशा यूनिफॉर्म चेंजेस आती हैं या वेरिएबल होंगे, क्या होंगे, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ से डिस्कस करेंगे बेटा। उन चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे होगा, क्या वेरिएशन होगा, उसके बेस पे आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। ठीक है, तो देखेंगे हम, तो आपका लिखेंगे बेटा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, हेडिंग बनाएंगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व और हम डायग्राम बना लेते हैं फिर आपको समझाते हैं बेटा। ठीक है, क्योंकि उसी के बेस पे आपका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन होगा। ये फार्मूला थोड़ा सा बेटा आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है, किन के बीच में क्या है ये चीज ध्यान रखिएगा, और फार्मूला रेडीमेड आपको याद होने चाहिए। ठीक, ये रेगुलर आने वाला तो नहीं है, बट बेटा पूछ लेगा तो आपको याद रहेगा तभी कर सकते हैं, अदरवाइज ड्राइव करने में बहुत टाइम जाता है, इसलिए हम यहाँ ड्राइव नहीं डायरेक्ट हमने रख दिया, क्योंकि पूछा गया तो डायरेक्ट आएगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होती है। ठीक, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, वायर कभी कभी फंस जाता है हाथ में। चलिए देखिए, जैसे हम बोलते हैं बेटा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, जैसे नोन है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इसे कह लेते हैं। तो क्या होता है कैसे होता है उसको आप देख लेंगे। ठीक है, तो हम पहले ग्राफ बना लेते हैं बेटा, कर्व बना लेते हैं, फिर आपको वहां पे एक्सप्लेन करते हैं क्या मतलब है किसका, कैसा क्या किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, कौन किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये चीज थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, फिर उसके बाद डायग्राम बना लेते हैं पहले, तब उसके बाद से आपको बताते हैं बेटा। हम ग्राफ थोड़ा बड़ा बनाएंगे जिससे आपको एरिया जो है वो दिखाई पड़ जाए बेटा,
ये इतना बड़ा हमें बनाने का पर्पज है जिससे जो चीज़ें हमें चूंकि कई पॉइंट्स यहाँ पे एक्सप्लेन करनी होती है जिससे वो एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ जाए। ठीक, एक तो पहले हम ले जाएंगे सीधा सीधा, दो पॉइंट हमारा बन गया। ठीक है, तो ये कंडीशन आपका हो गया। पहले हम लोग सीधा सीधा ले गए। देखो थोड़ा सा यहाँ पे डाइवर्ट हो रहा है आपका, थोड़ा सा हम डाइवर्जन को अलग कलर से दिखा देते, जहां जहां चेंज हो रहा है कलर हम थोड़ा सा चेंज कर लेते बेटा, जिससे आपको पता चल जाए यहाँ से पॉइंट्स हमारे चेंज हो रहे हैं। एक हमारा पॉइंट का कन्वर्ट चेंजेस है आपका यहाँ पे आया। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग ले जाएंगे समथिंग दिस, इस पॉइंट तक आप जाओगे। ठीक है, अभी हम पॉइंट क्या कौन क्या पॉइंट है वो चीजें हम आपको डिनोट करेंगे। ठीक, फिर अगला कंडीशन होता है यहाँ से फिर अप्लाई करेंगे तो ये कर्व्ड फिर अपर लेवल तक जाता है। यहाँ पे एक पॉइंट हमें मिलेगा, उसके बाद फिर ये आगे आके फिर ब्रेक कर जाता है। ठीक, तो नेक्स्ट पॉइंट हम लेंगे यहाँ से, ये हमने ले लिया पॉइंट ओ। ठीक है, ओ से ओ, फिर आपने पी, ठीक, एक पॉइंट आपने ले लिया पी, एक पॉइंट ले लिया ई, यहाँ पी ले लिया, इसे ए ले लिया, इसे ए ले लिया, इसे बी ले लिया, इसे सी ले लिया, पी ई ए बी सी, तीन पॉइंट हमने ले लिया। अब हम करेंगे क्या, कैसे होता है देखो, जब हम ये ऊपर आपने स्ट्रेस कर लिया, नीचे स्ट्रेन है, ऊपर स्ट्रेस है, नीचे हमारा क्या है, स्ट्रेन है। ठीक है, एक हमारा स्ट्रेस होता है, ये स्ट्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, और ये आपको स्ट्रेन का है, दिस इज स्ट्रेन। स्ट्रेस स्ट्रेन कब की हम लोग बात करते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन के कब की जब बात करेंगे, देखो ओ से लेके और इस पॉइंट पी तक, ओ से लेके कहाँ तक, पॉइंट पी तक जब हम लोग जा रहे हैं, ओ से पी तक, यहाँ पे दोनों प्रोपोर्शनल है, स्ट्रेस और स्ट्रेन। देखो स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, यानी स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ओ से पी तक। तो ओ से पी तक का जो रीजन है, यहाँ पे दोनों प्रोपोर्शनलिटी है, यानी हुक्स लॉ को फॉलो करेगा। हम लोगों ने कहा था अंडर इलास्टिक लिमिट, ठीक है, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक, तो वो कंडीशन आपका नहीं हुक्स लॉ को फॉलो करता है। तो जो पॉइंट पी है उसी को प्रोपोर्शनल लिमिट कहते हैं। इस पॉइंट पी को हम लिखेंगे बेटा, इस पॉइंट पी को लिखेंगे प्रोपोर्शनल लिमिट, प्रोपोर्शनल लिमिट इसे हम लोग कह लेंगे। मतलब यहां तक प्रोपोर्शनलिटी आपका फॉलो होगा, यानी कि इसके इधर जो है यहाँ से उस पी तक स्ट्रेस जो आपका होता है बेटा, स्ट्रेस, ये स्ट्रेस है बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन के, मतलब हुक चला के ओ सॉरी हाँ हुक चला यहाँ पे आपका फॉलो हो। ई को कहते हैं इलास्टिक लिमिट, ई को कहते हैं यहाँ पे, इस ई को हम लोग नाम देते हैं बेटा इलास्टिक लिमिट। ये जो पॉइंट ई लिखा ना, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इलास्टिक लिमिट कहते हैं बेटा, इलास्टिक लिमिट। मतलब आप यहां तक इलास्टिसिटी आपका क्या होता है, फॉलो अप होता है। ठीक है, तो इसी से अगर एक रीजन हम लोग बनाते हैं, ऐसे एक रीजन ड्रा कर लेते हैं बेटा, ये रीजन हम लोग, जब ये रीजन हम लोग डिस्कस करते हैं, ड्रा करते हैं, तो ये जो रीजन आपका होता है इसे इलास्टिक रीजन कहते हैं। इस रीजन को, पूरे इस रीजन को हम लोग नाम देते हैं, ये पूरा जो रीजन आपका होगा ना, ये जो रीजन आपका आएगा इसे हम लोग कह लेते हैं इलास्टिक रीजन। क्या नाम देंगे बेटा, इलास्टिक रीजन। दिस इज नोन एज इलास्टिक रीजन। ये पॉइंट पी है बेटा, जहां पे हमने पॉइंट दिखाया था, इसे ले लेते पॉइंट हम लोग पी, ये पॉइंट पी था। ठीक, इधर लेफ्ट साइड का जो रीजन है वो पूरा हमारा इलास्टिक रीजन कहलाता है। क्या कहलाएगा, इलास्टिक रीजन कहलाएगा। उसके बाद देखो, जब हमारा इलास्टिक लिमिट को क्रॉस करते हैं, उसके बाद फिर प्लास्टिक रीजन स्टार्ट होता है। क्या होता है, प्लास्टिक रीजन स्टार्ट होता है। तो जहां पीक पॉइंट है उसी को हम लोग ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कहते हैं। पीक पॉइंट को, ये जो पीक पॉइंट है ना, इसे, इस पॉइंट को हम लोग ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कह लेते हैं। अच्छा ना दिखाओ,
या तो ऐसे कह लो ब्रेकिंग स्ट्रेस, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस होता है उसी को आप कह दीजिए ब्रेकिंग क्या स्ट्रेंथ कह लीजिए। उतने तक वो क्या करता है उसके बाद ब्रेक कर जाता है, वो पैग मैक्सिमम वैल्यू होती है जितना वो बियर कर सकते हैं, उसी को हम लोग ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कह लेते हैं। तो इसे कि इस पॉइंट बी के करस्पॉन्डिंग जो है इसे कहते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, और इसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस का जो वर्क है उसे ब्रेकिंग स्ट्रेस नाम देंगे, ठीक है। और इसी पॉइंट पे आके वायर जो होता है, इस पॉइंट पे आके वायर जो होता है ब्रेक कर जाता है, वायर ब्रेक। इस पॉइंट पे जो होता है ये वायर ब्रेक कर जाता है बेटा, मतलब टूट जाएगा। क्या करेगा? टूट जाएगा। और ये पूरा रीजन जो आपका होता है, ये यहां से लेके ये पूरा रीजन जो आपका होता है, हम इस कलर से थोड़ा सा एक्सप्रेस करते हैं, यहां से लेके ये पूरा जो रीजन आपका आ रहा है, ठीक है, ये पूरा रीजन, दिस रीजन, इस रीजन को हम लोग नाम देते हैं बेटा प्लास्टिक रीजन। ये पूरा रीजन जो आपका होता है, ठीक है, यानी इलास्टिक रीजन को छोड़ने के बाद जो बचता है वो पूरा रीजन कहलाता है बेटा प्लास्टिक रीजन। तो इसे हम लोग कह देते हैं, ये पूरा रीजन जो है ये कहलाता है प्लास्टिक रीजन, प्लास्टिक रीजन। ठीक है, अब जरा समझ लो, इधर वाला जो रीजन था, इधर वाला यहाँ से यहाँ तक का जो हम लोगों ने लिया ये इलास्टिक रीजन था, ये पूरा रीजन आपका इलास्टिक था, ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा इलास्टिक रीजन। इधर वाला जो रीजन है उसे हमने लिखा क्या? प्लास्टिक। ये प्लास्टिक रीजन है और ये हमारा इलास्टिक रीजन था। अब कंडीशन क्या हो रहा है, इसका मतलब यहाँ तक इस पॉइंट ई तक जो इलास्टिक प्रॉपर्टी होती हैं वो क्या करती हैं? रिटेन हो सकती हैं, दोबारा वो अपनी पोजीशन को मेंटेन कर सकता है। लेकिन जब इसको क्रॉस कर जाएगा तब उसमें परमानेंट स्ट्रेच यानी क्या आएगा? इलांगेशन हो जाता है। और इलांगेशन अगर आप स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहां पे उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका जो वायर होगा वो फैलना शुरू होने की उसमें इलांगेशन स्टार्ट होगा और फाइनली वो जाके ब्रेक कर जाता है। तो ये पूरा रीजन इलास्टिक के बाद यहां से लेके यहां तक ये पूरा प्लास्टिक कहलाता है। ये पूरा हमारा क्या कहलाता है बेटा? प्लास्टिक रीजन कहलाता है। तो चीजें आपको समझ में आई? ओ से लेके पी तक ये आपका हुक्स लॉ फॉलो करेगा, यानी स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। मतलब यहां तक स्ट्रेस जो होता है वो बेटा स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एक सेकेंड, यहां तक जो हमारी कंडीशन बनती है बेटा स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारा स्ट्रेन के होता है। स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों एक दूसरे के कैसे होते हैं? प्रोपोर्शनल होते हैं। लेकिन जब आप पी से ई तक जाते हो, अभी इलास्टिक रीजन खत्म नहीं है तो अंडर इलास्टिक रीजन ही। इलास्टिक रीजन मतलब उसको अपने ओरिजिनल पॉइंट को रिटेन करने की टेंडेंसी अभी बनी है, लेकिन उस केस में स्ट्रेस जो होता है वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है। उस कंडीशन में जो स्ट्रेस होता है बेटा वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है, तो वहां पे प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हमारी नहीं पाई जाती है, यानी कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा। ठीक है, तो ये केस आपका होता है। यहाँ से हम दिखा देते हैं क्या होगा, कैसे होगा। स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में आपका रिलेशंस हो जाते हैं, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में रिलेशंस आपका बना लेते हैं। कैसे बनेगा? अब जब इस पॉइंट को ये क्रॉस करता है तो उस केस में इरेगुलर आपका इलांगेशन आपका होता है। मतलब वहां पे आपका एक प्रोपोर्शनलिटी कोई नहीं पाई जाती, जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ाते जाते हैं आपका एक क्या होगा? स्ट्रेन के वैल्यू में इंक्रीजमेंट होता जाता है। जब हम लोग पॉइंट ए से बी पे पहुंचते हैं, कहाँ तक? बी पॉइंट पे जब हम लोग पहुंच जाते हैं बेटा, तो बी पॉइंट पे पहुंचने के बाद बी पॉइंट वो पीक वैल्यू होता है, ठीक है, स्ट्रेस की। जब वो उससे ज्यादा स्ट्रेस आपका वो क्या गेन नहीं कर पाता है, मैक्सिमम स्ट्रेस बियरिंग कैपेसिटी होती है, उसके बाद वो टूट जाता है। लेकिन तुरंत नहीं टूटता बेटा, पहला थोड़ा सा खिंचता है, ठीक है, लेकिन अब बाद में उसको बी पॉइंट पे पहुंचने के बाद, ठीक है, जो हमें रिक्वायरमेंट होती है स्ट्रेस की वो रिड्यूस हो जाती है, घट जाती है। देखो यहाँ पे क्या है, ग्राफ पे डाउन हुआ है, यहाँ से यहाँ तक ग्राफ डाउन हुआ है और उसके बाद वो टूट जाता है। ग्राफ थोड़ा डाउन होता है उसके बाद वो क्या करता है? आपका ब्रेक कर जाता है। तो ये केस आपका होता है, कहाँ से कहाँ तक क्या करेगा वो, ठीक है, कौन सा रीजन होगा, उसका बिहेवियर कैसा होगा, इसके बेस पर आप यहाँ से दिखा देते हैं। एक बार ग्राफ आप देख लीजिए बेटा, फिर हम बताते हैं और थोड़ी सी कुछ पॉइंट्स।
देख लीजिए, फिर हम बता रहे हैं बेटा आपको। कोई पॉइंट अभी तो आप पूछ भी नहीं सकते यार, दिक्कत तो ये है। चलिए देखिए, हम ही बताते हैं। तो इस केस में क्या होता है, इस ग्राफ के बेस पे जो मटेरियल होते हैं बेटा, उसको हम दो पार्ट में बांट लेते हैं। उसको हम लोग दो पार्ट में क्या कर लेते हैं, बांट लेते हैं। ठीक है, कैसे होगा, कैसे आपका वहाँ पे इंक्रीजमेंट होगा, कैसे बटेगा, वो चीज़ें हम देखते हैं। ठीक है, एक सेकेंड बेटा। चल देखो बेटा, तो यहाँ से हम लोग दिखा लेते हैं। यहाँ से इसके बेस में हमारा रिप्रेजेंटेशन हो जाता है बेटा। ठीक है, कि क्या होगा, कैसे होगा, ठीक, कौन सा इलास्टिक रीजन है, कौन सा प्लास्टिक रीजन है, कब कैसे हम दिखाएंगे, उसके बेस पे आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है बेटा। ठीक, अब थोड़ा सा जो मटेरियल होता है ना, जो मटेरियल होता है, यहाँ पे दो कैटेगरी हम लोग बांट लेते हैं। एक आपका होता है बेटा डक्टाइल मटेरियल, और एक होता है ब्रिटल मटेरियल। ब्रिटल का मतलब हिंदी में पढ़ते हैं बेटा भंगुर। भंगुर का मतलब जो टूट जाए, जो क्या करता है, आसानी से ब्रेक कर जाता है, टूट जाता है, थोड़ा सा भी उसमें इलांगेशन करते हैं, ब्रेक कर जाता है, उसे हम लोग भंगुर कह देते हैं, यानी ब्रिटल मटेरियल। दूसरा होता है बेटा डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब जिसको हम खींच के लॉन्ग वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे हम लोग डक्टाइल कह लेते हैं। मतलब जिसमें इलांगेशन हो जाए, इजीली जो होते हैं लॉन्ग इलांगेशन कर सकते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है बेटा, वो पाया जाता है हमारा गोल्ड में। आइडेंटिकल कंडीशन में गोल्ड के 1 ग्राम से बेटा 1 किलोमीटर लॉन्ग वायर में क्या किया जा सकता है, फॉर्म किया जा सकता है। ऐसा नहीं हवा में खींचोगे तो नहीं, आइडियल कंडीशन में। ठीक है, आपको 1 ग्राम जो सोना होता है, उससे 1 किलोमीटर लंबा वायर बनाया जा सकता है। ठीक, बट नॉर्मल केस में ऐसा नहीं पॉसिबल है। ठीक है, ये चीज़ आपकी होती है, उससे मतलब इसको सबसे ज़्यादा हम इलांगेट कर सकते हैं जितनी भी मटेरियल है। ठीक, तो बोला क्या जा रहा है कि यहाँ पे दोनों में अंतर क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होता है, डक्टाइल जो होंगे उनका क्या कंडीशन होगी, और जो हमारा ब्रिटल होंगे उनमें क्या कंडीशन होगी। डक्टाइल वाली कंडीशन क्या होगी, और ब्रिटल जो होगा उसका कंडीशन क्या होगा। तो देखो, डक्टिलिटी और ब्रिटलनेस के केस में क्या हम लोग बात करते हैं। ठीक है, डक्टाइल क्या होगा, ब्रिटल क्या होगा, उसके लिए हम लोग क्या बात करते हैं, उसको आप देख लेंगे। तो देखो, जब डक्टाइल की बात करते हैं, पहले तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं, किसका, डक्टाइल का। डक्टाइल में ये जो आपका इलास्टिक लिमिट है, यहाँ से ब्रेकिंग पॉइंट, जो हमारा ब्रेकिंग पॉइंट है, उसी को हम लोग ब्रेकिंग पॉइंट, सी को हम लोग ब्रेकिंग पॉइंट कह लेते हैं। वायर ब्रेक जहाँ लिखा है ना, उसी पॉइंट को हम लोग ब्रेकिंग पॉइंट कहते हैं। तो इलास्टिक लिमिट जहाँ खत्म होती है, वहां से लेके ब्रेकिंग पॉइंट की जो वैल्यू होती है वो लार्ज होती है। इलास्टिक लिमिट जहाँ एंड हो रही है, यानी लिमिट जहाँ खत्म हो रही है, उसके बाद जो हमारी ब्रेकिंग पॉइंट है, वो रीजन हमारा लार्ज होता है। अगर लार्ज है, अगर वो रीजन लार्ज है, तो ऐसे मटेरियल को हम खींच के लॉन्ग वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे मटेरियल को खींच के हम क्या कर सकते हैं, लॉन्ग वायर में बेटा कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा जो मटेरियल होता है उसको हम स्ट्रेस करके लॉन्ग वायर में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका जो इलास्टिक लिमिट है, जो हमारा क्या है, इलास्टिक लिमिट है, और जो हमारा ब्रेकिंग पॉइंट है, उनकी रीजन जो आपका है, यानी कह लो प्लास्टिक रीजन जिसे कह ले रहे हैं हम, वो स्मॉल है, तो उस कंडीशन में हम कहते हैं वो ब्रिटल होगा। मतलब वो, ठीक है, इलास्टिक लिमिट जैसे क्रॉस करेगा उसके बाद टूट जाएगा। ठीक है, तो सीधा कह लो, जिसमें प्लास्टिक रीजन लार्ज होता है वो हमारा डक्टाइल होते हैं, जिसमें प्लास्टिक रीजन वेरी स्मॉल होता है वो हमारा ब्रिटल होता है। उनको अगर आप स्ट्रेस करना चाहेंगे तो क्या करेगा, वो टूट जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर प्लास्टिक रीजन आपका लार्ज है, तो उसके इस पे आप खींचते रहेंगे, उसका इलांगेशन होता रहता है। तो इसके बेस पे हम लोग प्लास्टिक और इलास्टिक दोनों कंडीशन आपका कर लेते हैं, क्या होता है, कैसे होता है, उसके बेस पे आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। उसके बेस पे आपका क्या होगा बेटा, रिप्रेजेंटेशन आपका हो जाता है। ठीक है, तो एक रीजन प्लास्टिक था, दूसरा रीजन हमारा क्या हो गया, इलास्टिक हो गया। यहाँ से आप इसके बेस पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। हुक चला ऑलरेडी हमने पहले बता चुके हैं बेटा, हुक चला हम लोग पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये तो कंडीशन हो गया, जो कॉन्सेप्चुअल पॉइंट इसके थे, यहाँ से हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं। जनरल केस में एक काम आता है बेटा इलास्टोमर्स, ये भी सुन लीजिए। जो इलास्टोमर्स होते हैं, इनके लिए बेटा स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व, जैसे यहाँ पे देखो कुछ रीजन तक स्टेट मिला, फिर उसके बाद चेंजेस आ रही हैं। लेकिन जब हम लोग इलास्टोमर्स की बात करते हैं, क्या बात करते हैं, इलास्टोमर्स, यहाँ हम वो पॉइंट लिख देते हैं बेटा, फार किसके लिए, जब डक्टाइल मटेरियल की बात करते हैं तो आप बोलोगे प्लास्टिक रीजन विल बी लार्ज, एंड फार किसके लिए, ब्रिटल मटेरियल, प्लास्टिक रीजन विल बी स्मॉल। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। प्लास्टिक रीजन जो ब्रिटल होंगे उनके लिए स्मॉल होगा, यानी कि ई से लेकर सी के बीच की गैपिंग बहुत कम होगी, तो वो इलाज क्या कहलाएगा, डक्टाइल।
और ब्रिटल हो जाएगा। और जहाँ भी ये रीजन लार्ज होगा उसे हम लोग कह लेते हैं वो डक्टाइल होगा। जिसके लिए जितना ज़्यादा प्लास्टिक रीजन लार्ज होता है वो उतना ही ज़्यादा डक्टाइल होता है। तो इसके बेस पर आपका यहाँ से रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, कैसे होगा क्या होगा वो चीज़ें हम लोग यहाँ से बेटा रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इसके बेस पे इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, रिप्रेजेंट कर लेते हैं, कैसे होगा क्या होगा वहाँ से आप दिखा देते हो। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए, तो ये केस आपका हो गया, प्लास्टिक और इलास्टिक की कंडीशन क्या बनेगी कैसे बनेगी वहाँ से आप रिप्रेजेंट कर लेंगे। उसके बेस पे आपका क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। ठीक, चलो तो हम लोग आगे देखते हैं बाबू। यहाँ पे एक टर्म आता है इलास्टोमर्स, उसको सुन लीजिए। ये समझ गया स्ट्रेस स्ट्रेन का। नेक्स्ट आता है इलास्टोमर्स, हम लोग देख लेते हैं। इलास्टोमर्स क्या होते हैं। ठीक है, हम लोग बात करें बेटा इलास्टोमर्स की। देखो, जब हम लोग अभी बात किया हम लोगों ने किसके, जो भी यहाँ पे हमारे इलास्टिक मटेरियल होते हैं वहाँ पे जिस पॉइंट पे आपका प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तक आपका स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तक स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के क्या होते हैं, आपके प्रोपोर्शनल होते हैं। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन बोथ आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर अप टू इलास्टिक लिमिट। ठीक, सॉरी अप टू क्या, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। अब यहाँ पे जबकि इलास्टोमर्स में होता है ना, यहाँ पे आपका ये स्टेट नहीं मिलता है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो बनाते हैं वो हमारा स्टेट नहीं मिलता है। ठीक है, तो इनके लिए कभी भी आपका स्टेट नहीं मिलता है। ठीक, दूसरी कंडीशन आपकी होती है, जो इलास्टोमर्स होते हैं, ठीक है, इनमें स्ट्रेन जो प्रोड्यूस होता है बेटा, ठीक है, वो लार्जर होता है इनका देन किससे, स्ट्रेस जो अप्लाई करते हैं। जो स्ट्रेस अप्लाई करते हैं उसकी तुलना में जो आपका स्ट्रेन डेवलप होता है उसकी वैल्यू लार्ज होती है बेटा। तो ग्राफ हम लोग जब बनाएंगे ना, तो देखो इस तरह से यहाँ पे बनता है। स्ट्रेस है स्ट्रेन, देखो ये इलास्टिक मटेरियल के लिए तो यहाँ से ओर से लेके पी तक हमारा कैसा था, प्रोपोर्शनल था। ओ से पी तक प्रोपोर्शनल था, जबकि यहाँ पे कोई ऐसी प्रोपोर्शनलिटी नहीं पाई जाती बेटा। इनमें ऐसा कुछ प्रोपोर्शनलिटी आपको नहीं पाया जाता है। ठीक है, हम बल्कि कर्वेचर को बढ़ा दे रहे हैं जिससे आपको लगे कि ये प्रोपोर्शनल नहीं है। देखिए कर्व्ड है ये ग्राफ, जो इलास्टोमर्स के लिए हम लोग बात करते हैं ना, ये कर्व्ड होता है बेटा। कैसा होता है आपका, कर्व्ड होता है। यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी नहीं पाई जाती है। यहाँ पे स्ट्रेस की तुलना में स्ट्रेन, जो स्ट्रेन डेवलप होता है उसकी वैल्यू हमारी लार्ज होती है। स्ट्रेस की तुलना में जो स्ट्रेन डेवलप होता है उसकी वैल्यू क्या होती है आपकी, लार्ज होती है। थोड़ा स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, ज़्यादा स्ट्रेन का आपका यहाँ पे डेवलपमेंट होता है। तो ये कंडीशन, इसी को टर्म देते बेटा हम लोग क्या, कौन सा, इलास्टोमर्स कहलाते हैं। ये कहलाते हैं हमारे इलास्टोमर्स। इनमें प्लास्टिक रेंज, ठीक है, ऐसे मटेरियल में प्लास्टिक रेंज नहीं पाया जाता है, यानी प्लास्टिक रीजन इसमें नहीं पाया जाता है। ब्रेकिंग पॉइंट इज वेरी क्लोज टू इलास्टिक लिमिट। ठीक है, तो उस केस में जो होता है हम यहाँ लिख लेते हैं, इन प्लास्टोमर्स, इन प्लास्टोमर्स प्लास्टिक रीजन नॉट अकर्स, प्लास्टिक रीजन नॉट अकर्स, इनमें प्लास्टिक रीजन नहीं पाया जाता बेटा। प्लास्टिक रीजन इन प्लास्टोमर्स, प्लास्टिक रीजन नॉट अकर्स, प्लास्टिक रीजन इसमें हमें नहीं पाया जाता। प्लास्टिक रीजन जो होता है वो एब्सेंट होता है। प्लास्टोमर्स में जो प्लास्टिक रीजन होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। इन प्लास्टोमर्स प्लास्टिक रीजन आर एब्सेंट, हो जाएगा एक केस। दूसरा कंडीशन आपका होगा, जो प्लास्टोमर्स है उनमें प्लास्टिक रीजन हम लोगों ने बोला बेटा कैसा होता है आपका, एब्सेंट होता है, यानी प्लास्टिक रीजन नहीं पाया जाता है। और इनका दैट इज जो आपका होगा क्या, ब्रेकिंग पॉइंट होता है। ब्रेकिंग पॉइंट है वेरी क्लोज टू द इलास्टिक लिमिट। ठीक है, यहाँ पे नहीं पाया जाएगा, दैट इज यहाँ लिख लेंगे, दैट इज ब्रेकिंग पॉइंट, ब्रेकिंग पॉइंट इज वेरी क्लोज टू, इनके लिए जो ब्रेकिंग पॉइंट की वैल्यू होती है, ब्रेकिंग पॉइंट इज वेरी क्लोज टू, ठीक है, इनकी वैल्यू बहुत क्लोज होती है, वेरी क्लोज टू। ठीक है, किसके, जो ब्रेकिंग पॉइंट की वैल्यू है वो वेरी क्लोज टू होता है इलास्टिक लिमिट।
जो इलास्टिक लिमिट होती है उसके वेरी क्लोज होता है, ठीक है, इसीलिए आपका क्या कहता है, ये टूट जाता है। क्या करेगा, टूट, जैसे ही इलास्टिक रीजन खत्म होता है वैसे वो ब्रेक कर जाता है बेटा। एग्जाम्पल के फॉर्म में हम लोग लेते हैं बेटा रबर। अगर एग्जाम्पल हम लोग इलास्टोमर्स की बात करते हैं, एग्जाम्पल के फॉर्म में तो इसे हम लोग ले लेते हैं बेटा रबर। ठीक, तो ये काम करता है हमारा बेटा इलास्टोमर्स का क्या होगा, कैसे होगा, इसके बेस पर आप दिखा देते। तो जो थ्योरेटिकल पॉइंट है यहाँ से हमारा रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। थ्योरेटिकल पॉइंट है बेटा, इसके बेस पर हम लोग का रिप्रेजेंटेशन हो जाता है क्या होगा। ठीक, समझ गए इतना। चलिए, तो ये चीज़ें आपकी हो गई। ठीक है, कैसे होंगी क्या होंगी इसके बेस पे आप यहाँ से दिखा लेते हैं। ठीक, अब हम एक आध बेटा क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी ये यूनिट अपनी कंप्लीट हो गई। ये यूनिट आपकी इलास्टिसिटी कंप्लीट हो गई है आपका। एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, फिर बाकी आगे देखा जाएगा। ठीक, तो एक सेकेंड आप होल्ड रखिए। चलो बेटा, तो हम लोग क्वेश्चन एक दो देख लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर कल करेंगे। और आज शायद आप लोग का रिजल्ट आ रहा है या आ गया है, तो सभी के लोगों को, जो लोग 12th के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। और आगे बेटा मेहनत करते रहिए। जो लोग नीट का फॉर्म नहीं भरे हैं भाई, भर दीजिए, क्योंकि डेट ज़्यादा बचा नहीं है टाइम। तो जो लोग भी नीट का फॉर्म नहीं फिल किए हैं वो लोग जल्द से जल्द फिल कर दीजिए। ठीक है, और प्रिपरेशन फिर कंटिन्यू रखिए, क्योंकि अब रिजल्ट भी आपके आज आ जा रहे हैं। ठीक है, तो चीज़ें आगे बाकी आप कंटिन्यू रखिएगा। ठीक, चलिए, और जिनके रिजल्ट नहीं आए उनके लिए अग्रिम शुभकामनाएं, आगे आप देखिएगा अपना। चलो बेटा देखो, ये क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया बेटा, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, सुन लेंगे, थ्योरेटिकल है। ठीक, कहा क्या जा रहा है इसमें, क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है बेटा, द डायमेंशंस ऑफ 4 वायर्स, 4 वायर है, उनके डायमेंशंस मतलब उनका पैरामीटर, लंबाई और क्या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया गया है। ठीक है, तो बोला गया 4 वायर्स, उनका डायमीटर दिया गया और लंबाई दी गई है। ठीक है, आप सेम मटेरियल के 4 वायर बनाए गए हैं, जिनकी सबकी लंबाइयाँ और डायमीटर सबके अलग अलग दिए गए हैं। लंबाइयाँ बेटा और सबके डायमीटर हमारे अलग अलग दिए गए हैं। ठीक है, कह क्या रहा है, कहा क्या जा रहा है, अगर सेम टेंशन मतलब फोर्स अप्लाई किया जाए, सेम फोर्स अप्लाई किया जाए, उस कंडीशन में सबसे ज़्यादा इलांगेशन किस में होगा। अगर सेम फोर्स अप्लाई किया जाए तो इलांगेशन की वैल्यू बेटा सबसे ज़्यादा किस में होगी, ये क्वेश्चन आपका है। हम ले रहे हैं ऑप्शन जो दिया जा रहा है। पहला वायर जो है, जैसे 4 वायर लिया बेटा, 4 जैसे ऐसे बना लेते हैं हम लोग। एक वायर मान लो इसका है, एक फर्स्ट वायर, इसकी लेंथ दिया है 100 सेंटीमीटर, और डायमीटर की जो वैल्यू यहाँ दी है 1 मिलीमीटर है। ठीक, 100 सेंटीमीटर है, 1 मिलीमीटर है। दूसरा है बेटा लेंथ 200 सेंटीमीटर। अब यहाँ बनाने में तो हमको बड़ा भारी बनेगा, बना लेते हैं आपको समझाने के लिए। ये मान लो 200 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ जो है 200 सेंटीमीटर है। इसका डायमीटर जो दिया, डायमीटर दिया है बेटा ये 2 मिलीमीटर दिया है, मतलब इसको डबल किया लेंथ को, तो डायमीटर भी डबल कर दिया। तीसरा कंडीशन है 300 सेंटीमीटर और डायमीटर 3 मिलीमीटर आपको दे दिया गया है। अब इसको कहाँ बनाए यार, ये 3 मिलीमीटर। ऐसे मान लीजिए हमारा हो गया, सपोज दैट इसका जो डायमीटर है बेटा ये 3 मिलीमीटर है, और लेंथ की वैल्यू 300 सेंटीमीटर है। चौथा जो हमको दिया जा रहा है फोर्थ, इसको थोड़ा हम शार्ट आउट कर देते हैं जिससे आपको, ठीक, ये डायमीटर आपका 2 मिलीमीटर था। ठीक है, डायमीटर 2 था, यहाँ पे 300 सेंटीमीटर है और डायमीटर की वैल्यू 3 मिलीमीटर। ये जो है डायमीटर इसके जो दी जा रही है वो 3 मिलीमीटर है। चौथा है बाबू सबसे, इसकी वैल्यू सबसे छोटा है, ये 50 सेंटीमीटर है, और डायमीटर इसके जो दिया गया 0.5 मिलीमीटर। ये हमें दिया गया 4 वायर हैं, सेम मटेरियल के हैं। सेम मटेरियल बोलने का मतलब होता है बेटा यंग मॉडल्स की वैल्यू सेम होगी। सेम मटेरियल यहाँ पे बोलने का मीनिंग हो गया, जो वैल्यू यंग मॉडल्स की होगी वो सबके सेम सेम होगी। ठीक है, यंग मॉडल्स की जो वैल्यू आपकी है वो सबके लिए क्या है बेटा, सेम सेम है।
तो अब क्या क्या रहा है, कई बार क्वेश्चन पुटअप हुआ भी है, समझ लीजिएगा। बोला गया अगर सेम टेंशन, टेंशन मतलब फोर्स, सभी पे बराबर फोर्स अप्लाई किया जाए तो किस वाले वायर में इलांगेशन सबसे ज्यादा होगा, किस वाले वायर में बेटा इलांगेशन की वैल्यू सबसे कम होगी। जबकि सारे मटेरियल सेम मटेरियल के बनाए गए वायर हैं, सबका लेंथ जो है अलग अलग है, डायमीटर सबका अलग अलग है, लेकिन रेशियो उसी में है। देखो 100 है तो 1 है, 200 है तो 0.2 है, 300 है तो 3 हो गया, और 50 सेंटीमीटर हुआ तो 0.5 हो गया। मतलब जिस रेशियो में लेंथ बढ़ रहा है उस रेशियो में उसका डायमीटर बढ़ रहा है, जिस रेशियो में लेंथ घट रहा है उस रेशियो में उसका डायमीटर भी घट रहा है। मटेरियल सेम है, मतलब जो जितना मोटा उतना लंबा, जो जितना पतला उतना क्या छोटा। ठीक, इस केस में कहा जा रहा है कि उस केस में इलांगेशन की जो वैल्यू होगी, ठीक है, अगर सेम टेंशन अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स सेम अप्लाई कर रहे हैं, तो इलांगेशन की वैल्यू सबसे ज़्यादा किस में होगी, ये चीज़ें हमें डिस्कस करना था। सबसे ज़्यादा कौन आपका क्या करेगा, इलांगेट करेगा। तो कोई लोग बताओगे, कोई लोग बताएंगे बेटा इलांगेशन किस पे डिपेंड करेगा, किसके सबसे ज़्यादा होगा, सभी में बराबर बराबर कि सभी में अलग अलग, और अलग अलग होगा तो किस में सबसे ज़्यादा होगा, ये चीज़ें हमें बतानी है। चलिए हम बताते हैं, क्योंकि आप तो बोल ही नहीं सकते हैं यार, बड़े अफसोस की पढ़ाई है, हाँ। देखिए बेटा हो क्या रहा है कि देखो ये 100 सेंटीमीटर 1 mm, 200 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 mm, 50 सेंटीमीटर पॉइंट। हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ा था, देखो यंग मॉडुलस, वाई की वैल्यू पढ़े थे हम लोग F/A/डेल्टा L/L। इसको अरेंज करते थे तो लिखते थे F × L/A × डेल्टा एल। यहाँ से हमें डेल्टा एल की वैल्यू फाइंड करनी है। डेल्टा एल किस पे डिपेंड कर रहा है, तो ये होगा डेल्टा एल। डेल्टा एल की जो वैल्यू आपकी आएगी बेटा, यहाँ से देखो लिखे ये नीचे चला जाएगा, तो F × L/A × वाई। फोर्स सेम लगा रहे हैं, लेंथ की वैल्यू हमारी क्या है, लेंथ की वैल्यू यानी क्या, फोर्स सेम लगा रहे हैं, एंगल मॉडुलस की वैल्यू सबके लिए सेम है। फोर्स हम सेम लगा रहे हैं, एंगल मॉडुलस की वैल्यू सबके लिए क्या है आपका, सेम सेम है। अब जरा ध्यान देना बेटा, इसको F और Y ये हमारा यानी कांस्टेंट हो गया, L और A पे हमारा डिपेंड करेगा डेल्टा एल की वैल्यू। ये वैल्यू आपकी कांस्टेंट है, तो जब प्रोपोर्शनलिटी हम लिखेंगे ना तो डेल्टा एल प्रोपोर्शनल टू L/A होगा, और डेल्टा एल इसी को लिख सकते हैं प्रोपोर्शनल टू L/, एरिया जो होता है π×r² होता है। एरिया जो होगा वायर का, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया πr², आर की जगह पे यहाँ डायमीटर के टर्म में दिया गया है, तो π×d²/2 कर सकते हैं, π×d² क्या, d/2 का होल स्क्वायर कर लीजिए, डी का। अब π/4 हो गया, तो ये भी कांस्टेंट फैक्टर हो गया, यानी कि डेल्टा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/d² के हो गया बेटा। यानी लेंथ का वैल्यू, लेंथ की वैल्यू जो हम इंक्रीज कर रहे हैं, किसकी वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, लेंथ की वैल्यू में अगर जो इंक्रीजमेंट आपका हो रहा है उसके रिस्पेक्ट में, ठीक है, जितना लेंथ बढ़ाओगे डेल्टा एल की वैल्यू बढ़ेगी। जो जितना ज़्यादा लंबा होता है बेटा उतना ज़्यादा खींचने की टेंडेंसी उसमें होगी, लेकिन डायमीटर की स्क्वायर की इनवर्सली प्रोपोर्शन है। यार डायमीटर जो है स्क्वायर पे है ना, तो स्क्वायर वाले का इफेक्ट क्या होगा आपका, ज़्यादा होगा। स्क्वायर वाले जब इफेक्ट आपका ज़्यादा होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, जिसके लिए अगर वैल्यू हम लोग यहाँ से डिस्क्राइब करते हैं, यहाँ से वैल्यू बेटा हम लोग डिस्क्राइब करते हैं कि किसके लिए हमारा क्या होगा, इलांगेशन की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो जिसका डायमीटर कम होगा, जिसका डायमीटर सबसे कम होगा उसमें इलांगेशन की वैल्यू सबसे क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। और डायमीटर सबसे कम किसका है, 0.5 वाले का, क्योंकि डायमीटर के स्क्वायर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो 0.5 वाले का डायमीटर सबसे कम है, इसका मतलब खींचने पे इसका इलांगेशन सबसे ज़्यादा होगा। लेंथ तो सबसे ज़्यादा इसका है, लेकिन इसका डायमीटर क्या करेंगे, स्क्वायर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो, 1/9 टाइम हो जाएगा। लेंथ तो 3 टाइम्स बढ़ रहा है इसके रिस्पेक्ट में, लेकिन आपका डायमीटर क्या होगा, 1/9 टाइम हो जाएगा। तो उस कंडीशन में हुआ एरिया, तो उस कंडीशन में हमारा सबसे कम इलांगेशन यहाँ पे होगा, सबसे ज़्यादा इलांगेशन आपका बेटा क्या होगा, यहाँ पे होगा। तो जो थिन वायर है उसमें इलांगेशन की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, यानी 50 सेंटीमीटर लंबा और 0.5 मिलीमीटर जो आपका क्या है डायमीटर वाला है, उसमें इलांगेशन सबसे ज़्यादा होगा। पॉइंट याद रखना, बहुत बार पूछा गया यार। यार हो गया, समझ गया। ऐसा मत सोचना कि क्या जिस रेशियो में लेंथ बढ़ रहा है उसी रेशियो में डायमीटर बढ़ रहा तो कोई इफेक्ट नहीं होगा।
होगा जिसका डायमीटर जो है सबसे कम होगा उसमें इलांगेशन की वैल्यू सबसे हमारी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो सेम आपका फोर्स अप्लाई करने पे इलांगेशन की वैल्यू सबसे ज़्यादा जो सबसे थिन वायर है उसमें हो रहा है बेटा, सबसे थिन वायर वाले में सबसे ज़्यादा होगा। ठीक, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन और बनाते हैं। कंडीशन क्या बनती है, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपका है बेटा कि जो बल्क मॉडुलस होता है, बल्क मॉडुलस ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल लिक्विड, कोई लिक्विड है जो इनकम्प्रेसिबल है तो उसके लिए बल्क मॉडुलस की वैल्यू क्या होगी। अगर कोई इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है तो उस केस में बल्क मॉडुलस की वैल्यू क्या होगी। देखो, जो बल्क मॉडुलस हम लोग फाइंड कर रहे थे बेटा, तो बल्क मॉडुलस की वैल्यू कैसे फाइंड करते थे, ठीक है, बीटा की वैल्यू या के की वैल्यू लिखते थे हम लोग स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस अपान वॉल्यूम स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेस अपान क्या होता था, वॉल्यूम स्ट्रेन के बराबर होता था। तो नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू अब ये हो गया, वॉल्यूम स्ट्रेन डेल्टा बी वाई क्या होता है, बी के बराबर होगा। और जब वॉल्यूम में कंप्रेशन नहीं हो रहा तो डेल्टा बी बाई वी की वैल्यू जो होगी वो जीरो हो जाएगी, डेल्टा बी की वैल्यू जीरो। तो जीरो में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, जीरो। और जीरो से किसी वैल्यू में जब डिवाइड करते हैं तो वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है। ठीक है, तो बल्क मॉडुलस की जो वैल्यू होगी, किसकी वैल्यू, जो बल्क मॉडुलस की आपकी वैल्यू है किसके लिए, इनकम्प्रेसिबल लिक्विड के लिए, वो वैल्यू हमारा क्या होता है बेटा, इनफाइनाइट होता है, ध्यान रखेंगे। बल्क मॉडुलस फॉर इनकम्प्रेसिबल लिक्विड या इनकम्प्रेसिबल सॉलिड जो भी XYZ है उसके लिए आपका इनफाइनाइट होता है। बल्क मॉडुलस फॉर इनकम्प्रेसिबल लिक्विड और सॉलिड विल बी इनफाइनाइट। तो उसके बेस पर आप दिखा देंगे क्या होगा, कितना होगा, यहाँ से आप रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक, एक चीज़ और ऐसे ही न्यूमेरिकल हम बता दे रहे हैं बेटा, न्यूमेरिकल लगाइएगा, जो नहीं आएगा पूछिएगा। ठीक, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हम बता दे रहे हैं। बोला क्या जा रहा है कि कैलकुलेट द वर्क डन, कैलकुलेट द वर्क डन इफ ए वायर इज स्ट्रेच्ड बाई, इफ ए वायर, कोई वायर है, ठीक है, उसको स्ट्रेस कर रहे हैं बाई अप्लाइंग वेट mg वेट अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, एंड द इंक्रीजमेंट इन लेंथ इज यल, स्मॉल यल है। अगर लेंथ में इंक्रीजमेंट स्मॉल यल है तो उस कंडीशन में कितना वर्क करना पड़ेगा, वेट mg अप्लाई करके किसी भी वायर के लेंथ में स्मॉल यल का इंक्रीजमेंट कर रहे हैं बेटा, तो उस केस में वर्क डन कितना होगा। तो ध्यान रखिए mgl नहीं होता है क्योंकि सेंटर ऑफ मास से कंसीडर करते हैं हम लोग। ठीक, तो वहाँ पे आएगा बेटा mgl/2 या हाफ mgl कह लेते हैं। आपको ये फिलहाल पीछे बताया गया था जब आपको स्टेटमेंट बताए जा रहे थे। तो इस तरह से जो भी कंडीशन आपकी होंगी बेटा, ठीक है, बाकी फार्मूले पे क्वेश्चन न्यूमेरिकल बनते हैं तो न्यूमेरिकल सीधे आप फार्मूले पे रखिएगा, वैल्यू आपको मिल जाएगी। न्यूमेरिकल के लिए आप क्या करेंगे, फार्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, वहाँ से आपको आंसर मिल जाता है। ठीक है, तो इसके बेस पे दिखा देते हैं क्या होगा, कैसे होगा। बाकी की जो कंडीशन होगी हम लोग, ठीक है, इसमें कर डालिएगा, फिर आगे बताया जाएगा बेटा। और ठीक, तो क्वेश्चन इतने आप फिलहाल इस पर कर डालिए। बाकी जो क्वेश्चन मोस्टली बनते हैं वो फार्मूला बेस बनते हैं बेटा, फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट यूनिट हम लोग जो पढ़ेंगे बाबू अपने यहाँ जो है वो फ्लूइड मैकेनिक्स का सरफेस टेंशन है। फ्लूइड मैकेनिक्स का जो पोर्शन आपका है सरफेस टेंशन हम लोग पढ़ेंगे, तो वो चीज़ अपनी अगली यूनिट आपकी स्टार्ट होगी। तो थोड़ा सा पहले से पढ़ के रखेंगे तो ज़्यादा ईजियर रहेगा। ठीक है, तो उसके बाद फिर फ्लूइड मैकेनिक्स हम पढ़ेंगे। तो पहले आपका जो स्टडी करना है कल से, वो हम लोग सरफेस टेंशन पढ़ेंगे। आपको पहले भी पढ़ा होगा, तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे, इतना आप कर लीजिए। ठीक है, तो रिमेनिंग कल करते बेटा, आज अभी है। ओके बेटा।